खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जरदारी साहब को लगता है कि उनके और नवाज शरीफ के एहतसाब में फ़र्क महसूस होता है और वो अपने डोमिसाइल का जिक्र कर रहे हैं। इससे उनकी क्या मुराद है? ये पुरानी कहानी को दोबारा क्यों दोहराया जा रहा है? इसके साथ साथ हम देखते हैं बिलावल और मरीम के दरमियान दोबारा से एक टग ऑफ वार शुरू हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, कभी कुर्बत कभी दूरी, बात समझ में नहीं आती। सिंध हुकूमत जो है वहाँ तलबा में नकल का बड़ा रुझान है और उसके हवाले से अब नेशनल सतह पर भी आवाज़ आ रही है, क्यों नहीं रुक सकती ये नकल? हर चीज़ में 2 नंबर क्यों है सब कुछ? और इसके साथ हम देखेंगे कि अमरीकी फ़ौज के 90% इनखला के बाद जो है वो अशरफ गनी साहब की क्या मुस्तकबिल होगा और वो कहाँ रहेंगे। और साथ साथ एक बहुत बड़ी लेजेंड जो एक्टर जनाब दिलीप कुमार साहब आज हमारे दरमियान नहीं रहे, तो उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे और थोड़े बहुत ट्रिब्यूट और देखेंगे कि उन्होंने क्या फ़र्क डाला था और बहुत बड़ा फ़र्क डाला था इस इंडस्ट्री में। भट्टी साहब, जरदारी साहब को लगता है कि जो शरीफ का जो है एहतसाब नहीं होता, पीपल्स पार्टी का ज़्यादा होता है। भट्टी साहब, ये पुरानी बात है कि जी सिंध वालों को और इंसाफ मिलता है, हमें और इंसाफ मिलता है, तो ये मुराद है इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब का राइट है वो जो समझे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उन्होंने नामुनासिब बात की है। डोमिसाइल की बात नहीं है। इस मुल्क में अगर 2 वज़ीर आज़म को सजाएं हुई हैं अदालत से, दोनों पंजाब के हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ, तो इसका मतलब इनकी बात में वजन नहीं है। सदा अगर डोमिसाइल का इशू होता यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब से। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ हैं। जनाब, वेलकम टू द शो। एतजाज़ साहब, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि आज जनाब जरदारी साहब ने कहा कि जी डोमिसाइल का इशू है इंसाफ में, फिर वो पुरानी बात भी है कि जो भुट्टो साहब के हवाले से कही जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं और ये कहाँ तक दुरुस्त है जनाब एतजाज़ हसन साहब? ये दुरुस्त है कि नहीं है, पर इसके शवाहिद बहुत मिलते हैं। आप ये देखते हैं कि हमदा नवाज शरीफ को वो अपने घर के तहखाने में बैठा हुआ है, अदालत में पेश नहीं हुआ। 10 मील दूर अदालत है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके वहाँ पहुँचने की। अपने घर से लाहौर हाई कोर्ट अदालत लाहौर में ही है वो, और उसको जमानत क्या दी जाती है? कोई जमानती भी नहीं पेश हुआ अदालत में, कोई जमानत भी नहीं रही, और हुक्म दे दिया जाता है कि इसको गिरफ्तार नहीं आप कर सकते, हट जाए वहाँ से। वो गिरफ्तार करने जो पहुंची हुई है नैब, उसको हटा दिया जाता है और उसको रास्ता दिया जाता है कि वो अदालत में आए, यानी उसकी बेल उससे पहले ही कर ली जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब खुद उनको देखें। अब ये किस तरह कोई ना सोचे कि डोमिसाइल का मामला है कि नहीं है। मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ मुजरिम है, मुजरिम हो के वो निकले जमानत पे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से वो एक बॉन्ड पे गए हैं लंदन, जो कि जमानत अदालत के मुताबिक रियायत अदालत ने नहीं दी और हुकूमत ने दी है, पर अदालत भी उनको बुलाने में तैयार नहीं है। अदालत क्या हुक्म क्या देती है आप सोचें? अदालत कहती है मफरूर है, ये फ्यूजिटिव है, इसको कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती, हम इसको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इसकी पिटीशन डिसमिस्ड है। अब यहाँ अदालत का, जहाँ अदालत ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया डिसमिस, वहाँ अदालत का उसके बाद इख्तियार कुछ नहीं रहता। अदालत का कोई इख्तियार नहीं रहता क्योंकि वो डिसमिस होगी, वो तो खत्म होगी, पिटीशन सिफर हो गई। लेकिन उसके बाद लिखते हैं कि एज एंड व्हेन ही सरेंडर और इज अरेस्टेड, एज एंड व्हेन ही सरेंडर पेश हो जाए तो फिर उनकी अपील सारी हम रिवाइव करके दोबारा सुन लेंगे। ये तो अपील डिसमिस ना हुई, ये कैसी डिसमिसल है अपील की? और ये इतनी रियायतें भी वो ठिंगा दिखा रहे हैं टेलीविजन पे अदालत को भी और पाकिस्तान के कानून के सारे निज़ाम को भी वहाँ लंदन में बैठ के। अब टेलीविजन तो यूं ही हो जाता है ना, टेलीविजन तो आपकी दहलीज पे ले आता है सिलसिले को, तो आपकी दहलीज पे, अदालत की दहलीज पे खड़े होके वो मुँह चिढ़ा रहे हैं कि मैं रोज उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आप सोचे 19 अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ये पीछे नजर आ रही हैं आपके,
ये वही अपार्टमेंट में जा रहे हैं जो मुतनाज़ा अपार्टमेंट है। अच्छा इत्तेदार साहब अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदार साहब अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदार साहब, एक तो अदालत ने खुद भेजा था कि जी 8 हफ्ते के लिए जाएं, तो क्या अदालत खुद नहीं कह सकती कि अब उन्हें पकड़ के लाया जाए? दूसरी तरफ आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमजा शहबाज को जो रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ साहब को एक दिन में जमानत भी लगी, एतराज भी दूर हुआ, वो भी खत्म हुआ। और दूसरी तरफ ये एक बात बता दें कि मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हमने हुकूमत गिरा लेनी थी लेकिन हमारी खलीफ जमातों ने साथ नहीं दिया और पाँव पकड़ने लग पड़े हैं। क्या आप समझते हैं कि नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर हलकों से कोई राब्ता हो चुका है? क्योंकि नवाज शरीफ का एक मुजरम का जाना, शहबाज और बिलावल और हमजा को रिलीफ मिलना, क्या आप फरमाते हैं? बात ये है कि ये जो नून वाले तो हैं, ये तो पहले से हमारा मौकफ आज का नहीं है, बहुत पुराना मौकफ है और इन्होंने हर दफा उसको दुरुस्त साबित किया है कि ये जब जरा ताकत में होते हैं तो आपके गले को पकड़ते हैं और जब जरा कमजोर होते हैं तो आपके पैरों में पड़ जाते हैं। और ये मुतवातर मुसलसल मुस्तकिल राब्ता रखते हैं उन खलाई ताकतों का जिनके ये खलाई ताकतें कहते रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। इनका एक दिन के लिए भी राब्ता नहीं टूटता, ये मैं आपको बता दूं। ये चाहे गुजरावाला की तकरीर कर रहे हों, चाहे ये किसी और जलसे में तकरीर कर रहे हों, चाहे पीडीएम की मीटिंग में अंगेज कर रहे हों, सबको इनका कभी ताल्लुक और वो जो राब्ता है वो नहीं टूटता। इनके राब्ताकार बहुत हैं और आखिरकार जब राब्ते इस पे उतर भी आने को तैयार हो जाते हैं, ये जो यहाँ तक जा सकता है कि बुर्के पहन के और दो इनके सबसे मोतबर तरीन लीडर आर्मी चीफ को मिलने जाते रहे और ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं है, ना ही इन्होंने डिनाई किया आज तक। इन्होंने कई बातें इन्होंने डिनाई ही नहीं की। मिसाल के तौर पे मलिक कयूम को जो फोन कॉल की थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट में चली, आज तक इन्होंने उसको इनकार नहीं किया हुआ, डिनाई नहीं किया हुआ। ये नई से नई बात करते हैं। अब नई बात मैं एक और बात बताऊं आपको, ये नदीम मलिक को नोटिस हो रहा है कि आके बताओ तुमने टेपें कहाँ से ली और टेपों का जिक्र कहाँ से आया। वो मरियम नवाज को क्यों नहीं पूछती जिसके पास पता नहीं दर्जनों टेपें पड़ी हुई है, शायद लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। पता नहीं उनमें जाजियों की टेपें हैं, उनमें जर्नैलों की टेपें हैं, उन फौजियों की टेपें हैं, उनमें कोई मुल्ला हजरात की टेपें हैं, उनमें जर्नलिस्ट की टेपें हैं। उनको नहीं पूछते। और नदीम मलिक जो के प्रोटेक्टेड है बाय द जर्नलिस्ट प्रिविलेज, उसको जो कहते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी करती है। अच्छा इत्तेदार साहब, मैं रोकूंगा इधर। आपने बहुत अहम बात की। देखिए मरियम नवाज कहती है मेरे पास और भी वीडियो है और मैं दिखाऊंगी। जिन्होंने वीडियो बनाई उसको नहीं बुलाया जाता जिसकी बनी, जिन्होंने ब्लैकमेल किया, जो सऊदी अरब बुलाया, उनको नहीं बुलाते। और जर्नलिस्ट जो खबर दे रहा है, ये FIA गर्दी नहीं है कि नदीम मलिक जैसे जनवन आदमी को इस केस में बुलाना आईनी तौर पे वो तलब कर सकते हैं साफी को? बड़ा जुल्म हुआ है जी। मैं तो समझता, मुझे लगता है जाती तौर पे तकलीफ पहुंची है। मेरा नदीम मलिक अगर आप देख लें तो मलिक साहब के प्रोग्राम पे मैं शायद नादिर कभी आया हूँ, मुझे कोई उसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक शरीफ सुलझा हुआ आदमी है, सुलझेगी सोच समझ के बात करने वाला साफी, उसको आप पकड़ रहे हैं। और जो बीबी खुद कह रही है, सरे बाजार कह रही है कि मेरे पास आपकी टेपें हैं, वो ये उसके पास वो हथियार है जिससे यानी वो अदल को, इंसाफ को, इंतजामिया को, हर किस्म के फैसले पर वो मतलब असरअंदाज हो सकती है। वो उनको FIA को पहले तो चाहिए उनको तलब करे और कहें कि जनाब वो टेपे प्लीज दे दें, हम देख लें वो टेपे। एतजाज साहब, हम यहीं से बात शुरू करेंगे। ये बड़ी अहम गुजारी है, आप हमारे साथ रहे। वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एतजाज साहब, अभी आज एक और भी डेवलपमेंट हुई है और ख्वाजा
आसिफ साहब के बारे में कहा गया है, अदालत ने कहा है कि इनको मज़ीद कोई तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, और जो बैरूनी आमदन थी इनकी, जो पैसे आ रहे थे वो भी इन्होंने रिटर्न में ज़ाहिर किए थे। तो आप इस पे अब फैसले पे तो बात कर सकते हैं, तो आप इसको क्वालिटेटिवली कैसे देखते हैं? वो भी बड़ा अजीब सा ये मामला है जी। ये तो मुझे समझ नहीं आती किस तरह अदालत नजरअंदाज कर सकती है। अगर डोमिसाइल का ही मसला लगता है ये भी, क्योंकि आप देखें ना, आदमी, एक शख्स वजीर खारजा हो पाकिस्तान का, वजीर दिफा हो पाकिस्तान का, और वजीर पानी और बिजली हो, पर ज्यादा जरूरी है और अहम बात इसमें वजीर खारजा हो और वजीर दिफा हो, और वो तनख्वाह कहीं और से बाहर से भी लेता हो, किसी भी सूरत लेता हो। और इन्होंने तो तनख्वाह लेने का इतराज किया है ना कि मैं लेता रहा हूँ तनख्वाह, फिर मैंने डिक्लेयर की है। कैसे तनख्वाह ले सकता है? दूसरी मुलाजमत कैसे कर सकता है? कौन से आइन की तहत कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता था। मैं वकालत साथ करता रहता तो वो मालो माल ही हो जाते। क्या बात थी? ये किस तरह दो तनख्वाहें ले सकता है और दूसरी तनख्वाह किसी गैर मुल्की और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का? ये मतलब है कोई इसको, इस बात पे मुझे ये मेरे बिल्कुल बियॉन्ड है। मेरी वकालत तो और कानून की नॉलेज और ये खत्म हो जाती है। ये मैं सोच ही नहीं सकता कि बरतानिया का वजीर खजाना हो और वो रिलायंस, इंडियन की रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर भी हो या उधर से तनख्वाह भी लेता हो, या अमेरिका का वजीर खजाना हो और वो यूक्रेन की किसी कंपनी से के ठेके भी चला रहा हो या तनख्वाह ही ले रहा हो। इससे तो नवाज शरीफ का बेहतर केस था। नवाज शरीफ कम अज कम तनख्वाह नहीं ले रहा था, और उसमें भी उन्होंने कहा कि तनख्वाह लो या न दो, आप अगर मुलाजमत करते हो किसी गैर मुल्की फर्म की, वो चाहे तुम्हारे बेटे की हो, पर फर्म की अलग पर्सनैलिटी होती है। इत्तेज़ाज़ साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके साथ में चाह रहा हूँ एहसन इकबाल को भी आप थोड़ा सा, उनका जो आज फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तफसीली फैसला, उसमें उनको भी कहा गया कि उन्होंने इख्तियार से तजाज़ुब नहीं किया और नैब के बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं है कि तफ्तीश सही नहीं, इल्ज़ाम ठीक नहीं। मेरा जो आपसे असल सवाल है, आप समझते हैं कि इस तरह जो आज तफसीली फ़ैसले आए हैं ख्वाजा साहब के और एहसन साहब के, इससे क्या जो हमारा जो एहतसाब है, कहाँ पे हम फंसे हुए हैं? क्या हमें तफ्तीश नहीं आती? कहाँ पे कमज़ोरी है? कहाँ पे खामी है? या ये जो फ़ैसले दोनों हुए हैं इसमें डोमिसाइल है कि नहीं है? इस पर ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि एहसन इकबाल साहब का तो फैसले के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये मैं अभी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको बरी कर दिया गया है। ये बरी नहीं किया, ये वो तफसीली फैसला है उनकी जमानत का कि उन्होंने इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये एक और चीज है जिसपे मैं अर्ज कर दूं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से नवाज शरीफ के फैसले में ये एक फरमाया था। आसिफ सईद खान खोसा का फैसला था और उससे उन्होंने सेट असाइड किया था अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, कि जिसके जरिए नवाज शरीफ की जमानत हुई थी उस केस में जिसमें उसको सजा हो चुकी थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से। उसमें जमानत देते हुए अतर मिनल्ला साहब ने वो सारा केस डिस्कस कर लिया, कोई 45 दफा का फैसला लिखा जमानत देने के लिए, जिस पे बड़े बरहमी के साथ गुफ्तगू की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस सारे मामले के बारे में कि जमानत देते हुए तो आपको सरसरी तौर पे केस को देखना चाहिए, सरसरी तौर पे, और आप उसमें डीप नहीं जा सकते। उसके सारे फैसले के बारे में आप नहीं कह सकते कि इसके खिलाफ एविडेंस ही कोई नहीं है, अभी तक कोई आया ही नहीं है या कुछ। वो एविडेंस की तो स्टेज ही बाद में आनी है ना, जब ट्रायल चलेगा तो एविडेंस की स्टेज आएगी। मुझे खबर नहीं एहसन इकबाल साहब के केस का क्या स्टेज है, ट्रायल शुरू हो गया है, कोई गवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, या उनके केस में क्या
अच्छा इकरार साहब आपने ना एक बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। एक तरफ साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान कामे पर नाहल करते हैं, तो उसकी निचली कोर्ट एक वजीर को कामे लेने पर और तनख्वाह लेने पर तस्लीम भी कर रहा है, वो जमानत दे देती है। तो आप रेफरेंस किसको हम माने कि कौन सही, किसका फैसला ठीक है? दोनों नहीं, नवाज शरीफ साहब वाला फैसला दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर होके आप किसी और के मुलाजिम तो नहीं हो सकते, किसी और कंपनी के आप तनख्वाह लें या ना लें, आप उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रख सकते। वो फैसला दुरुस्त है। ये फैसला जो खाजा साहब वाला है, ये उसके मुताबिक होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, तो क्या अदालत इस चीज की लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया भट्टी साहब, सर मेरा कानून खत्म हो जाता है जहाँ ये फैसला खाजा साहब का आया है। अगर नवाज शरीफ का, या तो नवाज शरीफ का फैसला भी गलत है, को मैं नहीं मानता हूँ कि वो गलत है। मैं ये तस्वर नहीं कर सकता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो मोदी और वो ऑस्ट्रेलिया कंपनी के साथ की मुलाजमत कर रहा हो, साथ और तनख्वाह ले रहा हो या ना ले रहा हो, मुलाजमत कर रहा हो, उसके साथ कनेक्शन हो उसका, ये मोदी को रहने देगा कोई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर? ये कोई फॉरेन मिनिस्टर ये कर सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंतजार साहब मैं और सीधा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आपने सारी उम्र माशाल्लाह वकालत की, एक ही एलिगेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट जिसे वज़ीर आज़म को नाहल कहती है, वही एलिगेशन हाई कोर्ट में होता है, तो उसको जमानत दे देती है। अमूमन ये ऐसा होता है? वो हो सकता है इस सूरत हाल में कि अगर एलिगेशन तो वही है, लेकिन जो हाई कोर्ट में केस है उसमें सबूत मौजूद नहीं है, प्राइमा फेसाई यानी सरसरी तौर पे भी केस नहीं बनता, सरसरी तौर पे भी। अच्छा एतजाज साहब, एक मैंने और बात, मैंने एक और सवाल पूछना आपसे, लेकिन मैं एक चीज जी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं जिस तरह कहता हूँ, अर्ज करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के दूध और कयूद मुतय्यन कर दिए हों कि ये कि इस वजह से नवाज शरीफ नाअहल है क्योंकि उसने मुलाजमत की है एक फॉरेन कंपनी की, खा उसके बेटे की है, पर वो वजीर आजम होके किसी और कंपनी की मुलाजमत नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान से ही लॉयल्टी रख सकता, चाहे तनख्वाह ले ना ले। अब ये दुरुस्त फैसला है, ये फैसला दुरुस्त है नवाज शरीफ के खिलाफ। पर इसके बाद अगर कोई आ जाए और कहे कि जी मैंने तनख्वाह भी ली है और तनख्वाह भी मुझे जो पता लगा सुना है कि जब बतौर वजीर पानी और बिजली उनकी तनख्वाह थी कुछ 15,000 दिरहम, जब वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए तो 25,000 हो गई। अच्छा एतजाज साहब, एक मैंने एक सवाल और पूछना आपसे। एक तो मैं एक अर्ज कर दूं कि जो दुबई का सिटी का कानून है वो ये, मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब को कोट कर रहा हूं, अगर आप अकामा लेकर तनख्वाह नहीं देते आपको हर महीने सबूत देना पड़ता है कि तनख्वाह ली है, वरना अकामा कैंसिल हो जाता है। मैं आई एम कोटिंग डॉक्टर इकरामुल हक। एक तो ये कि वो उनका वो भी गलत है कि उन्होंने तनख्वाह नहीं ली थी। अच्छा मैं अब सियासी सवाल ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त इसलिए है कि अकामे का मकसद ही ये है कि मुलाजमत करना वहाँ, ये जिस तरह वो ग्रीन कार्ड का होता है कि उसमें आपको दिखाना पड़ता है हर 6 महीने कि आप वहाँ कुछ अर्सा रहे हैं ताकि वो कनेक्शन रहे। ये इसलिए अगर आप अकामा रखें और तनख्वाह ना लें तो आप असल में मुलाजम नहीं है, मुलाजमत नहीं कर रहे, काम कुछ नहीं कर रहे हैं यूएई में, उससे आपका रिश्ता यूएई से टूट जाता है जी। अच्छा और आखिरी सवाल ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और की जरा अब बयानात सख्त आ रहे हैं जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, तो क्या अब रास्ते मुस्तकिल जुदा हैं या खुले हैं अभी रिकॉन्सिलिएशन के? ये हमें आप हर कदम पे ठोकर खाने की तरगीब करेंगे। जहाँ से एक दफा ठोकर खा ली या जिस जगह से एक दफा दसे गए तो हम वहीं से हम ठोकर ही खाते जाएंगे। खुदा का खौफ करें। इनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, ये बस बड़े लोग हैं, इन्होंने बड़ी आबियारी की भी है सिस्टम की,
ये शरीफ खानदान ने बड़ी आबियारी की हुई है और सिस्टम उनको वापस फल देता है, भर भर के झोलियां भर भर के फल देता है और अल्लाह ताला उनको वो फले फूलते रहे। और इत्तेजाज साहब, आप बेलाग बात भी करते हैं और कानून पे एक आपकी अथॉरिटी भी है और आपने चीज़ों को बड़ा वजाहत और सराहत के साथ वादे कर दिया। थैंक यू वेरी मच प्रेशियस टाइम एंड फॉर एनलाइटनिंग अस। भट्टी साहब, तो बहुत सी बातें क्लियर की उन्होंने और जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, जो जरदारी साहब का स्टांस है, जाहिर है वो खुद भी उस पार्टी के हैं। देखिए, तो उन्होंने साहब एक यूनिवर्सिटी है आइन की, कानून की। मैं हैरान हूँ, ये बुरके वाले कौन गए आर्मी चीफ को मिलने? बुरका टोपी वाला सी कि दूसरा सी? एक पुराने वो खवातीन पहनती थी, वो जालियां आंखों से नजर आती थी, शटल काक बुरका। तो ये जमहूरियत की वोट की इज्जत बुरके में पहन के कैसे छुपा ली इन्होंने? मलिक साहब, आप बताएं आपका बयानिया क्या है? बयान यही है कि आप जब गलत काम करते हैं तो छुप छुपा के करते हैं ना, कॉमन सेंस की बात। बल्कि सर इसमें वोट की इज्जत बड़ी होगी कि अगर मैंने किसी को मिलना है तो आप बज़ाहिर मिलने जाएं बुरका पहन के। मैं तो भट्टी साहब, आप कल परसों से देख लें, मैं तो अपना हकान अब्बासी को कोट कर रहा हूँ, वो तो खुद मान रहे हैं सारे सिस्टम में हम किस तरह इलेक्शन लड़ते हैं, किस तरह हम आए। तो फिर अब ये बहस खत्म होगी, अब क्या फर्दर क्या आप आपने कह दिया, अच्छी बात है। वो तो खुद मान अगर वो खुद मान रहे हैं, 40 साल से एहतसाब होने सभी आ रहे हैं, तो क्या खुद मानते गए सारी जान का तो छुट रही है। अब आप ये नहीं मानते कि अब ये धांधली का सिलसिला खत्म हो गया, सब बैठ के इस्लाहत करें और इलेक्शन फेयर हो कि नहीं? इस पे भी देखिए, मेरा जो आर्गूमेंट ये है, मेरा आर्गूमेंट थोड़ा आपसे मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बीमारियाँ तो बीमारियाँ वोट से आई भी नहीं है। जहाँ पे मेरा आपसे फ़र्क हो जाता है, मेरा फ़र्क ये है कि ये जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर है जिस पे आप तनकीद करते हैं, बिल्कुल सही तनकीद करते हैं, मगर सवाल ये मेरे वोटों से नहीं है। हमें जब तक अल्टीमेट वही वाली बात है, हमें इलेक्शन से पाकिस्तान की क़यादत को लाना है और साफ सुथरे इलेक्शन चलाना है, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। उसके लिए इस्लाहत जरूरी है ना, जी उसके तो उस पर भी तो नहीं आसार खत्म किए जाएं। मैं आप ही को सेकंड कर रहा हूँ, भट्टी साहब इस्लाहत के लिए इनको सबको बैठना चाहिए और उसके लिए लास्ट भट्टी साहब, इनके सवाल में जवाब है, पार्लियामान में बैठना, इनके सवाल में जवाब है। इनके सवाल में इनकी बात में जवाब कैसे है कि जब खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम खुद धांधली की पैदावार हैं, तो धांधली को क्यों खत्म करेगी? आप आगे बढ़ाते हैं जरा बात में। कैसा मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इसके बाद जाएंगे। धांधली क्यों धांधली को खत्म करेगी? यार, जब मेरी वजह मेरी एग्जिस्टेंस की वजह धांधली है। पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जैसा ताकतवर लीडर भी लोगों से नहीं आया। ये मेरा आपको मेरी स्टेटमेंट, यहाँ आप आ नहीं सकते सियासत कादी साहब, आपके पास रास्ता कोई नहीं है। मैं मलक साहब की बात से इख्तलाफ नहीं करता, धांधली होती है, लेकिन आप ये कहना अच्छा दूसरी बात छोड़ दें, ये मरियम बिलावल भुट्टो ने किसको कहा, कौन पाँव पकड़ा है? जरा सुने ना पहले बिलावल साहब सुनवाएंगे। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है, तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। अच्छा ये देखिए किधर से आ गए हैं भट्टी साहब? नहीं देखिए, बिलावल नौजवान है, उन पर करप्शन का भी कोई एलिगेशन नहीं है, जो सच बात है। पानी का केसेस में नाम है उनका। वैसे मैं ये यार, वो जब बैठे थे ना उस वक्त का डायरेक्ट, जब से 13 साल तो हुकूमत है, ये वैसे कौन है जो पाँव पकड़ा है और किसके पाँव पकड़ा है? कहीं उसकी जूती उतार के तो नहीं भागनी? ये शादियों में जूती उतारने की रस्म होती थी। भट्टी साहब, आपने को कल परसों खबरें दी थी कि कोई कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जो पार्लियामेंट कमेटी में, उसमें तो मुकाबला था। आपने वहाँ पे भी DGIS की ज्यादा तारीफ कौन करता है? उसमें तो आपस में आपका डिबेट कॉलेज में पढ़ते थे, मुकाबला नहीं होता था कौन अच्छी तकरीर करता है, वो था कि ज्यादा तारीफ कौन कर रहा है। नहीं, पाँव पकड़ने की क्या ये शादी की रस्म है, जूता छुपाई हो? नहीं, ये रस्म है हुकूमत लेने की। पाँव पड़ने का मतलब है कि मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अच्छा, ये पाँव मुझे पावर में दे दे, अच्छा, पाँव जिसके पकड़े हैं उसने पिशौरी चप्पल पाई है, कैंची चप्पल पाई है, या बड़ा बूट पहना, कौन से पाँव पकड़े हैं? जरा नहीं, मैं मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बयानिए से लितरानिया होता है, फिर लितरानिया से बयानिया हो जाता है। मैं कंफ्यूज हूँ, आप समझाएं मुझे। नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि आर होगा पार होगा, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे इस्तीफा लेंगे, तुम्हें गिरेबान पकड़ के निकाल लेंगे। और बिलावल भुट्टो जैसा आदमी कह रहा है अब ये पाँव पकड़े हैं,
वो ये इस्तीफे से लेके लॉन्ग मार्च तक, धरने तक बाहर फेंकेंगे, तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हें वजीर आज़म ही नहीं मानते। लेकिन तो मैं नहीं, जिसे आप वजीर आज़म ही नहीं मानते उसको हटाने के लिए पांव पकड़ने पे आ गए। एक बात तो अगर वो वजीर आज़म बनेगा तो तुम्हारा क्या होगा? एक बात मैंने अगर रिकॉर्ड स्ट्रेट ना किया तो वो एक ब्यूरोक्रेट का इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा था कि जब वो माफ़ीनामा लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास गया था ना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था तुम चाहते हो कि मेरी मौत के बाद ज़िया-उल हक जो है ये यूं करके दुनिया को दिखाए कि भुट्टो ने मरने से पहले माफ़ी मांगी थी। थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें वो कौन था, कितने मेरे लिए कितने तेरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना बनाए, फिर मैं सऊदीया सफ़ीर बताऊंगा। उन्होंने कागज़ दिखाए थे कि मदीने और मक्के में किसने झूठ बोला, उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया था सऊदी सफ़ीर ने आके। ये ना करें, आपके मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मोहतरम नवाज शरीफ के बारे में, मैं नहीं, सऊदी हुकाम ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये एग्रीमेंट है जिससे वो ला तलकी का इजहार तो नहीं करें। डिसएग्री करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बहुत गलतियां होंगी, बहुत चीजें होंगी, लेकिन तरला कोई नहीं था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वैसे वो भी डैडी कहा करते थे जनरल, ये तरला नहीं कहते तो पता नहीं, डैडी कहा करते थे, रास्ता एक है भाई, रास्ता ही एक है, कहा करते थे। लेकिन जब आप रास्ता आपके सामने मौत खड़ी हो तो वहाँ नवाज शरीफ का क्या किरदार था? भुट्टो की ग्रेस, भुट्टो की ग्रेस है उस वक्त, यही पावर। कादी साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज्यादा ममालिक ले जाना चाह रहे थे। इधर आपने, उन्हें पता है कि मुझे फांसी लगनी है, मैं दुनिया से चले जाऊंगा, इधर आप जाली बीमार हो जाते हैं। नहीं, भुट्टो बुज़दिल नहीं, आप एक मिनिस्टर को खरीद के साथ मिला के जाली ट्रेलर्स का ड्रामा करते हैं। और एक और बात भी है, और एक और बात भी है, प्राइम मिनिस्टर बन के 2-2 टके की नौकरियां दुबई की नहीं करता था, ये भी देख सही। अच्छा आगे भुट्टो एक अलग चीज थी। अच्छा हाँ, आप कुछ ऐड कर रहे थे? मेरा पॉइंट वही है कि यहाँ रास्ता ही है कि आपके पास आगे आने का। अच्छा, बिलावल भुट्टो की बात हो रही थी, तो अब मेरे ख्याल में एतजाज असद साहब ने कुछ सुना, उन्होंने कुछ मजीद बातें की है, मैं सुनवाता हूँ, फिर आप आगे सुनाएंगे। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौके पे आ जाए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद होगा और फिर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद होगा। हमारे मेंबर्स भी हाजिर हैं, मैं उनको यकीन दिलवाता हूँ कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप बस वोट दिलवाए, हम इनको गिराएंगे जैसे पहले हमने गिराया था। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। तो ये निहारी खाने वाले मजनू और होते हैं भट्टी साहब? वैसे आज बिलावल ने प्यो के कीती अच्छी जे, उन्होंने कहा जी हुकूमत गिरानी है तो आ जाए, अगर NRO लेना है कि हलवा खाना है तो फिर अलग बात है। लेकिन जरदारी साहब के एक मशवरे से मैं बात से थोड़ा एतराज़ करता हूँ कि जब उन्होंने किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप मियाँ साहब को मशवरा देंगे लंदन से आ जाए, तो उन्होंने कहा हम किसी को मशवरा नहीं देते। PDM में फड्डा ही इस बात पे हुआ था, आसफ अली जरदारी ने कहा था हाँ अगर लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने, तो मियाँ साहब आप पाकिस्तान आए वापस। Am I right सर? बिल्कुल 100% राइट। तो इसका मतलब है, क्या आप कादी साहब समझते हैं कि ये कोई स्टेज ऐसी आ सकती है फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग शुरू शिकन हो जाए? देखें जी, मुझे ये देखें, जरदारी साहब जो है एक प्रेगमेटिस्ट हैं, एक प्रेगमेटिक आदमी है जिसे आप अमलीयत पसंद कहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि नजरियाती सियासत से पीपल्स पार्टी भी अपना हाथ साफ कर चुकी है, क्योंकि हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए। नहीं, बिलावल भुट्टो इस पोजीशन में है, वो कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद ला सकते हैं और पंजाब में भी। दावत दे रहे हैं, उन्होंने दावत इसलिए दी है कि जनाब जब कोई ऐसा मौका आता है तो तकरीबन कितनी 80 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की ना, 84 गर्दन घुमा के एक तरफ सब देखते हैं कि इधर से क्या बयान आ, तो उसके बाद कोई फैसला चल। उन्होंने उनको बेसिकली टेसेंटली ये कहा है कि यार तुम अपने फैसले खुद तक कर नहीं सकते, आप करते नहीं है, जाके आप जो तरला प्रोग्राम हुआ है जिस पे आपने 3-4 स्टोरियां दी हैं, और कल उसकी बातचीत एक टीवी पर फैसल वावडा साहब भी बोल रहे थे। हाँ जी, तो ये इनका क्या इसलिए कहा कि आओ करते हैं साहब। इनकी जो मेरी अपनी एक कमेंट है इस पे, ये जो पॉलिटिकल जो आज़ाद कश्मीर में होने जा रहा है, मैं समझता हूँ इमरान खान PTI की लॉटरी निकल आई है। अपोजिशन ने जो अपने आप में डिवाइड कर लिया, पता क्या हो रहा है, बिलावल को एक तरफ लड़ना पड़ रहा है नून से, एक तरफ लड़ना पड़ रहा है PTI से। अब जब मरीम ने जाना है, मरीम ने भी यही काम करना है, आधी लड़ाई PTI से, आधी लड़ाई पीपल्स पार्टी से। तो मेरे ख्याल में इन दोनों ने बहुत ज्यादा फेवर दिया इमरान खान को। सुन ले मेरा कमेंट सुन ले, जिस तरह इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान से इनकी छुट्टी दोनों की है, मैं आपको प्रिडिक्ट आज कर रहा हूँ दोनों की वहाँ पे भी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा काजी साहब, मैं अगर मलक साहब विद योर परमिशन ऑनरेबल अलॉट जी, इन्होंने कहा जी मरियम ने आधी लड़ाई पीपल्स पार्टी से, आधी PTI से, तो और पूरी लड़ाई शहबाज शरीफ से।
चले एक और दुश्मन है नहीं, क्योंकि ये असल सही बयानिया बता- तो देखें आप, घर की भी लड़ाई है, सही कह रहे ये हैं, बात सही से कह आप रहे हैं। इनकार तीसरी कर लड़ाई भी है यही। कि मैंने अर्ज किया है असी बयानिया का जो अभी बात कर नहीं, रहे अच्छी- हैं अच्छी उस एडिशन कॉन्फ्रेंस किया में उनका रेस थी कि कौन, पीपल्स पार्टी के दो बंदों ने कहा, उन्होंने कहा यार हमारी तो अक्ल दंग रह गई कि ये हमें आगे नहीं होने दे रहे। और सुना है कि कान में ये भी किया गया है कि सर जरा थोड़ा सा अलग भी टाइम दे दे। अच्छा, अलग भी टाइम दे दें। ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता किससे कहा। अच्छा अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाना है हमने। ब्रेक तो से वो टाइम, वो बुरखा शुरखा जिसमें पहनना पड़ता है, वो टाइम की बात कर रहे अब मुझे लगता है सारे बुरके उतर गए हैं, सारे नकाब उतर गए हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और बाकी 2-3 खबरें। एक तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं अपनी नकल को बेकाबू पा सकती, बेशुमार मसले हैं, इतनी बातें तो इतनी करते हैं, अपने लोगों को भी रिलीफ दें। और फिर अमेरिकी फ़ौज के इनखराब के बाद क्या होगा, और दिलीप कुमार साहब की बात भी करेंगे कि उन्होंने एक्टिंग में कौन सा एक इनकलाब बपा किया था बड़े सगीर में। जी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, और बल्कि मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये इलेक्शन में भी बूटी, इम्तिहान में भी बूटी, भट्टी साहब, तो ये हर जगह बूटी माफिया क्यों है? बूटी माफिया, जब आप मेरिट नहीं रखेंगे, चीज़ें क्रॉस दी बोर्ड नहीं होंगी, आप जब निज़ाम ऐसा नहीं चलाएंगे असूलों पे, तो फिर इस तरह नहीं होगा। सिंध के जो तालीमी, मैं बाकी सूबों का, इसका क्योंकि मतलब आपका नहीं तालीम कि से आइडियल ताल्लुक है, आप माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं। इसका आदमी है माशाल्लाह। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सूबों में बड़ी आइडियल सिचुएशन है, ये को मतलब सिंध को तनकीद करना नहीं। वहाँ पे ये टेस्ट एक लिया है इंग्लिश का, ये हमारे दोस्त जनरल साहब जानते हैं उनको, उन्होंने कहा हमने जब टेस्ट लिया ना तो 1000 में से सिर्फ 3 लोग पास हुए। अंदरूनी सिंध में उन्होंने कोई टेस्ट लिया छोटा सा कि जिन लोगों ने आगे पढ़ाना है, उन्होंने जो टेस्ट हमने लिया। मलिक साहब, मेरा हालत सवाल आप समझ नहीं पाए। बात हो रही थी नकल, इस मुल्क में जालसाजी क्यों इतनी तरक्की कर रही है, और जालसाजी करने वाले कोई भी हो, सलमान दानिश हो, रशीद हो, तो सजा नहीं मिलती। क्या वजह है? भाई सजा नहीं मिलती, वो सजा आप नहीं, सुन ले, जजा मिलती है। नहीं, सुन लेना, ये सुन, फायदा होता है मैं भट्टी आपको साहब। जालसाजी करने के तो आपको पैसे मिलते हैं, फायदे आप हैं ना। रखो। अब मैं आपको बताऊं, ये जो उन्होंने सवाल किया, इस सिंध का जो निज़ाम इम्तिहान है ना, वो इस वक्त व्हाट्सएप है कि व्हाट्सएप पे आप पेपर खरीदें, सारा कुछ वो इस पे चल रहा है। आज आपका इंग्लिश का पेपर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1 बजे पेपर है, सुबह 8 बजे आपको उसका व्हाट्सएप मिल जाएगा। अगर कल इंग्लिश का पेपर है, कल मैथ का पेपर है, तो आपको कानून जराइम पेशा लोगों फर्स्ट क्लास है, फेवर देता है। सिंध में अब आपको एक मोबाइल आप की जरूरत जब है। यार, मैं एक बात जालसाजों को। एतजाज हसन साहब से पूछने भूल गया, मैं आपसे पूछ लूँ। मुझे ये बताएं भट्टी साहब कि एक बहुत पुरानी सेइंग है कि किसी का कहना है कि कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है जिसमें कमज़ोर फंस जाता है और ताकतवर उसे फाड़ के निकल जाता है। आपको लगता है ऐसे ही है? 100% कानून कमजोर आदमी के लिए बेगुनाही में भी वो मकड़ी का जाल लोहे के जाल से, संगलों से ज्यादा मजबूत है। वो लकड़ी, और ताकतवर के लिए अगर कोई केटू पहाड़ भी है तो वो एक किक आउट कर देता है। मैंने आपको बताया, वजीर आजम इमरान खान से मैंने कहा सलमान दानिश की ये रेपुटेशन है, ये अपील है, दरखास्तें हैं। सलमान दानिश मीडिया लॉजिक, जिसके बारे में मैंने कहा एयरवाई खुद आज तक पैमरा ने एक कार्रवाई नहीं की। इस मुल्क में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। हम फिर भी मुतालबा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ जिहाद करते रहेंगे। आप मुझे बता दें, इस वक्त मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब पे खरबों रुपए के इल्ज़ामात, नवाज शरीफ पर, अपोजिशन तकरीबन सब पर, और इवन के इवन इमरान खान की हुकूमत में जो रिंग रोड का इशू आया था, पता नहीं 32 अरब 32 करोड़ या 29, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। इस मुल्क में आप 2-5 रुपये ना चोरी करें, डाका मारे, आप करें अरबों रुपए का फ्रॉड, हिस्सेदार को हिस्से दे तो आपकी मौजे ही मौजे। अच्छा, इसमें कमाल पता है क्या ट्रेजिडी क्या है? ये नहीं कि एक पेपर हुआ है, एक दिन पेपर हुआ है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने मतलब रोना डाल दिया, बनता था इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दूसरे दिन फिर चौथा पांचवा पेपर ब्रेक हो गया। ये जो होता है ना, गलती हो गई, चले जी कोई फ्रॉड हो गया, फ्रॉड करके इतने दंदना रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है कि आज पहला एक पेपर लीक हुआ है, फिर दूसरे दिन हुआ है, फिर तीसरे दिन हुआ है, फिर चौथे दिन हुआ है। आप अंदाजा करें रियासत कहाँ है, निजाम साहब जगह कोई पूछने वाला नहीं। और जाल साजों को ताकतवर लोग उनकी पुष्पना ही करेंगे तो मेरे ये निजाम तो नाना हुआ, इंसाफ तो नाना हुआ, ये पाकिस्तान में कौन कह रहा है जंगल हुआ ना, फिर ये तो जंगल हुआ। मुझे बताए ना, जो बच्चे सारा दिन पढ़ते रहते हैं रात के अंधेरे में, और एक अमीर आदमी का बेटा है वो जाके व्हाट्सएप पे ले ले, बेटा सुप्रीटेंडेंट को 10,000 देता है और व्हाट्सएप पे सारा कर रहा था, तो उसकी 2 साल की मेहनत कहाँ गई? जिसकी माँ ने बच्चों को कपड़े सिला के पढ़ाया, लोगों के घर काम करके बनाया। आप तो इस मुल्क में बारूद पैदा कर रहे हो जालसाजों को डिफेंड कर करके। जी,
तो ये मैंने बिलावल साहब को आज़ाद कश्मीर में किसी को ये भी सवाल करना उनसे चाहिए, या आप जो निज़ाम ला रहे हैं सिंध वाला, ये निज़ाम लाएंगे आज़ाद कश्मीर में अगर आप जीत गए? दिस इज़ ए वेरी पॉलिटिकल थिंग। मेरा वही आपसे लॉजिक सवाल है कि जितनी सारी बातें रिलेटेड हैं कि जो लोग इस वक्त धांधली की वजह से वहाँ बैठे हैं जहाँ उन्हें बैठा नहीं होना चाहिए, तो वो क्यों निज़ाम को शफाफ बनाएंगे भट्टी साहब? कादी साहब, मैं कह रहा हूं कुछ लोग जालसाजी के बेनिफिशरी होते हैं। मेरे मोहतरम, मैं एक मलक साहब गुस्ताखी समझे, मैं कह रहा था ये इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए और कुछ ताकतें भी जो अपनी मर्जी के नताइज बदलती हैं, आपको खुश कर दूं, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं फ्रॉडिये जिंदा रहें, उनके जरिए अपनी मर्जी से मतलूबा जुर्म की एक और जिहत की तरफ आते हैं और सोशल मीडिया का हमें जहाँ पे बहुत उसमें चीज़ें गलत भी आ जाती हैं, मगर उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये जो वाक़या किसी उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स का हुआ और जिसकी वीडियो वायरल हुई, एक दो नौजवान बच्चियों के साथ उन्होंने जिस तरह की, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, ये हर किसी ने अपना कानून बना लिया है, ये जागीर है हर जराइम पेश आदमी की। काजी साहब, वही कानून है जो अभी आप धांधली की बात करें। लॉ क्या है? लॉ है ताकत से आपने चलना है। एक जगह 7 लोग हैं, एक बदमाश है, उसने मारा है 7 बंदे लोग, वो जो कानून बनाएगा वही कानून है। एक खतून है, एक लड़का है, पता नहीं डिटेल। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं पिंडी पुलिस को कि उन्होंने उनको पकड़ा है। कादी साहब 2 मिनट ठहर जाए, कानून तो बनाना ताकतवर करना, फिर वही गुजारिश ये है कि ये वीडियो बहुत पुरानी है, काश जब ये वाकया हुआ था कानून में जान होती। अब भी उनको हम तारीफ करते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, जो अच्छा काम है वो काबिल एहतराम है, जिस पुलिस ने किया उसे सलूट है। लेकिन कादी साहब, जब जुर्म होता है, जब आप ताकतवरों को फेवर देते हैं, तो बताए ना, यहाँ जराइम पेशा मजबूत होंगे या कानून मजबूत होगा? मुझे बता दें, जराइम पेशा और कानून दोनों इकट्ठे मजबूत रह सकते हैं? आप किसी जुर्म पे 20-25 प्रोग्राम मीडिया पर ना हो जाएं या सोशल मीडिया पर वो वायरल ना हो जाए, तो ये तो हमारी तकलीफ। लेकिन भट्टी साहब, फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, जब आप जो है वो पुलिस के पास, कल क्या हुई थी, वायरल हुई थी, एक और वीडियो आई थी, इससे पहले 24 साल का लड़का हॉस्टल में, उसके साथ मतलब इज्तिमाई ज़्यादती हुई और केस ही नहीं। हाँ। पॉइंट मेरा वो आप वाले में देना चाह रहा हूँ कि देखें, जो भट्टी साहब बात करते हैं इंसाफ की, निज़ाम का मतलब है कि गरीब है, कमज़ोर है, ताकतवर चीज़ गलत हुई है, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में ये मीडिया मैनेजमेंट कि आप अगर मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बना देंगे, सारे सहाफ़ी हम शोर डालेंगे, फिर हमारी रियासत आएगी, फिर खान साहब उस पर एक छोटा सा ट्वीट आएगा कि इस पर एक्शन लेंगे, फिर SP को डर होगा, फिर IG। ये नौकरी बचाओ एहतसाब है, ये IG UG, मैं ये नहीं कर रहा उन्होंने काम गलत किया, वो डर जाते हैं। लेकिन भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, निज़ाम कहाँ है? मेरा सवाल बात यह है भट्टी साहब के कल ये जब मुंह चढ़ाता हुआ निकल जाएगा जैसे बाकी जराइम पेशा भाग जाते हैं। मुझे बताएं, अभी एतजाज हसन साहब क्या कह रहे थे कि यार शर्म से डूब के मर जाऊं मैं अगर, और यार वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी को ये आज का फैसला मानते ही नहीं कि एक बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइम मिनिस्टर को उस पर नहल किया है, छोटी अदालत उन्हें जमानत दे रही है। वो कह रहे हैं मेरी जेन ही नहीं तस्लीम कर रहा, ये कहते कानून मेरा खत्म हो गया है, मेरा कानून खत्म हो गया। तो याद रख लें काजी साहब, करप्शन और कानून दोनों एकदम। मैं बात इसी कर रहा था कि अगर इस शख्स को आप देखिए सजा दे के एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देते, तो अगले लोगों की बड़ी होगी, यार कोई गाल नहीं, ऐसी भी कर दें आई। तो ये मेरे ख्याल में। अब आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, 90% फौज का इनखला हो चुका है, अशरफ गनी साहब अब बैठे हुए हैं, कब भागना है उन्होंने? देखें, जो सबसे जो अजीबोगरीब बात हुई है वो तो अफगानिस्तान का इंटरनल मसला है। सबसे अजीबोगरीब बात हुई है, जो फ़ौज बनाई थी ना, अफगान फ़ौज जो अमेरिकन ने ट्रेन की थी, वो गिव अप कर गई है, और ये पूरे अफगानिस्तान में हुआ है। आप कल की बात है शायद, अफगान सदर ने वज़ीर दिफा को भी फायर किया है और अपना आर्मी चीफ भी बदला है। वजह की है, जहाँ पे तालिबान आते हैं लड़ने की बजाय वो कहते हैं आप हमारे तैयार को, मतलब इस तरह की सिचुएशन। हज़ारों फौज के जवान सरेंडर करके जाके तालिबान के साथ मिल गए हैं। वो निशानदेही करें कि अमेरिका ने कहां कहां दहशतगर्दी बनाई है। यही मैं बता रहा हूँ। तो अशरफ गनी का भी ठिकाना कादी साहब मुझे तो अमेरिका ही लग रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर वो अफगानिस्तान में रहते हुए नज़र नहीं आते। अब वो फ़िज़ाई हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, चीन और तालिबान का भी मुआहिदा हो गया है। मुझे लग रहा है अमेरिका 20 साल शिकस्त के बाद एक और शिकस्त खाने जा रहा है। नहीं, शिकस्त तो वो उसको कई साहब एक और इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मैं कोई बरादरी की बात नहीं कर रहा, पहले माजी में होता था पुख्तून जो थे ना, तालिबान ज़्यादा उन इलाकों में थे। इस बार जो सूबे हैं उनका एक उज़्बेकिस्तान से मिलता है, उज़्बेक लोग हैं वहाँ पे,
ताजिक हैं, वहाँ पे भी वेलकम हो रहा है तालिबान को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं, इसमें मेरे ख्याल में वो जो कल भी हमने स्टोरी दी थी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान और 4 रियासतों के साथ चीन ने उनके वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई है। ये बड़ी अजीब बात है, वो भी तालिबान को वेलकम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें एक ये भी है, हो सकता है ये नहीं हो सकता, एक अब लोग क्या रीबिल्ड तो करना चाहते हैं ना, यहाँ तो अब आप बम मारते रहे, डेजी कटर मारते रहे, तो उसकी वो सारी नेशनैलिटीज चाहती हैं। मगर आप समझते हैं ये रीजन को स्टेबल होगा इस तरह जब आपकी आर्मी खत्म होगी, नेशनल आर्मी जो अफगानिस्तान की, भट्टी साहब ने भी सेकंड किया मेरी खबर को। मैं आपको बता दूं, आपकी अशरफ गनी की कठपुतली आर्मी खत्म होने जा रही है, ये सारी मर्ज हो जाएगी तालिबान में। हाँ, अगर उधर कोई आपस में कोई खाना जंगी हो जाती है तो मुझे नहीं पता, जितनी खबरें आ रही हैं वो फौज को कहते हैं लड़, वो जाके तालिबान से मिल जाते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले डॉक्टर नजीबुल्लाह की बात भी हो रही थी, उन्होंने भी कुछ अर्सा उनकी हुकूमत बाद में जारी रही थी सोवियत यूनियन की विदड्रॉल के बाद, और उनको बाद में बड़ा ब्रूटली जो है उनको असैसिनेट किया गया था। तो ये सारी कहानियाँ हैं। मगर मुझे डॉक्टर नजीब की एक बात याद आती है, मैं सारी तो नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था कि ये जो तुम टेररिस्ट यहाँ लेके आ रहे हो, ये टेररिस्ट जिधर से आ रहे हैं वापस उधर भी जाएंगे, हमारी तरफ उनका इशारा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात ले आते हैं जनाब, एक बहुत बड़ी लेजेंड जो है दिलीप कुमार साहब, आज हम में नहीं रहे, 98 बरस की उम्र थी मलिक साहब, और उन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई थी, जिसे आप मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। मार्लन ब्रांडो का नाम आता है वहाँ पे, और उनके साथ कंपेयर किया जाता था उनको, क्योंकि यहाँ पे थिएटर की रवायत थी, बड़ी लाउड थी। तो अंडर एक्टिंग जिसे कह लें या मेथड एक्टिंग जिसे कह लें, और इसके बारे में दिलचस्प बड़ी बातें हैं। जब उन्होंने देवदास का कैरेक्टर किया तो इतना उसमें डूब गए कि वो डिप्रेशन में चले गए। कोई एक और फिल्म भी थी, वो आपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भी गए थे, वो इंग्लैंड गए, और बाद में उन्हें डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि आप कोई कॉमेडी करें ताकि आप इस किरदार से बाहर निकलें। और फिर मेरे ख्याल में लीडर थी या कोई और फिल्म थी जिसमें उन्होंने कॉमेडी कमाल की। पर्सनल सवाल है, मुझे बताएं, ये 50s का कैरेक्टर है देवदास, कुछ लोगों का कहना है पार्टीशन की जो पेन लोगों में, एक डिप्रेशन था, दुख था, उस ज़माने में हम दुख को बड़ा एंजॉय करते थे, जिसको इंग्लिश में मैसेच्यूज़म कहते हैं, अपने लज्जत गाम लेना, के बजाय अपनी महबूबा को अचीव करने के उसको खो के रोना पिटना, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए पहली बात तो ये तो फिर दिलीप इसका सिंबल है, मैं इसलिए मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ। आप ग्रीक ट्रेजेडी देख रहे हैं, ये अब तो हैप्पी एंडिंग होती है ना, पोएटिक जस्टिस होता है। अगर आप यूनानी ट्रेजेडी देखें तो उसमें क्या था कि वहाँ पे जो कैथारसिस का नज़रिया था कि हीरो और हीरोइन मरते हैं, और ट्रेजेडी इज फंडामेंटल टू लाइफ। तो ट्रेजेडी का लेकिन यहाँ क्या हुआ, ट्रेजेडी का किंग कह सकते हैं आप, ट्रेजेडी का किंग भी कह सकते हैं। आप कॉमेडी की फिल्में देखिए उनकी, हमारे यहाँ एक बहस हुआ करती थी। अच्छा काजी साहब, ये पेशावर से गारबंद दिलीप कुमार थे, पाकिस्तान में भी इनके शागिर्द चाहने वाले बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में ही चाहने वाले हैं। पाकिस्तान में इन्हें कौन बहुत ज़्यादा चाहता था, किससे कुर्बत थी दिलीप साहब की? दिलीप साहब की कुर्बत पाकिस्तान में किसी इमरान खान से थी। इमरान खान पे जब ये चला रहे थे ना अस्पताल वो चला रहे थे, तो उस वक्त एक और भी, जब हम यहाँ लाहौर आए थे तो एक बैच थी, 2 स्कूल जो थे एक्टिंग के, नसीरुद्दीन शाह का बड़ा नाम था, ये आर्ट सिनेमा था, तो वहाँ यहाँ बहसें होती थी। फिरदौस जमाल साहब हमारे दोस्त थे उस ज़माने में, तो वो बहस होती थी फिरदौस, क्योंकि आपको पता है नसीरुद्दीन शाह का एक पर्सनैलिटी क्लैश इनके साथ रहा है, वो भी बड़े आदमी और बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो यहाँ एक बहस हुआ करती थी, फिरदौस जमाल इनके बड़े यानी मानने वाले थे, और एक फिल्म में एक वाक़या भी हुआ था गालिबन कर्मा में, वो आमने सामने थे। तो ये सिलसिला था, लेकिन बहरहाल इससे कोई एक इंटरेस्टिंग है, नूरजहां के साथ इनकी फिल्म थी जुगनू, वो अपने ज़माने की बहुत बड़ी 47 की फिल्म है, और दिलीप और हमारी जो सिंगर है नूरजहां, तो ये एक हवाले से इंडिया पाकिस्तान दोनों के कॉमन एक्टर थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये पाकिस्तान आए तो मैं उस वक्त जर्नलिज्म में था, और ये जंग अखबार जहाँ में होता था वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे। मेरी एक हल्की सी, मेरी क्या मुलाकात होनी, हमने तो गुजरते हुए देखा था उनको। तो वहाँ पे ये आए, तो जब इंटरव्यू कर रहे थे मोइन अख्तर, अच्छा मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी एकेडमिक बैक पर वो ग्राउंड इतनी स्ट्रांग है। जब मोइन अख्तर ने सवाल किया इनसे देवदास के बारे में, तो इन्होंने एक फ़िक्रा बोला, और वो फ़िक्रा ये था कि देवदास इज़ आर वॉज आ क्लासिकल सब्जेक्टिव कैरेक्टर। अब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, मेरे कान खोल कर मैं कहा यार ये सिर्फ एक्टर ही नहीं है, ये इतना बड़ा। काई साहब एक और सवाल, शाहरुख खान और दिलीप दोनों ने ये किरदार किया देवदास का, दोनों में क्या फ़र्क है? शाहरुख खान ने तो उस कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी वजह क्या है कि जो देवदास था, देवदास अंदर से मर रहा है, गल सड़ रहा है, तकलीफ और दर्द में है, लेकिन चेहरे पे तसरात देने का मार्जिन नहीं है।
तो ये तो अपने चेहरे के मसल्स को ऐसे हिला रहे थे, इन्होंने तो मतलब असल जो देवदास की कहानी है, इन्होंने तो ग्लैमर डाला ना, फिर उसको बेचा, फिर कमर्शियलिज्म आ गया। कहाँ कि थे मेरे अली, कि थे तेरे दिलीप बहुत बड़ा था। दिलीप उनसे बहुत, दिलीप को अगर आप देखेंगे जब वो जाता है मानकपुर जाता है, जहाँ मरता है वो जाके अपनी महबूबा को मिलने जाता है, तो अब उसको बुखार है। आप अगर वो क्लिप निकाल के देखें और उसमें देखें कि वो कहता है, टांगे वालों कहता है भाई मानकपुर चलोगे, तो उनका भाई सुबह चलेंगे, तो कहते हैं सुबह तो बहुत दूर है। आप वो सुन के देखें तो पता चलता है कि बुखार वाली आवाज़ निकाली है उन्होंने, हालांकि चेहरे से नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है वो ज़ोफ, वो कमज़ोरी। तो मेरे ख्याल में अब जो अदाकारी करते थे उसमें खो जाते थे। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा अदाकार कहेंगे उसको, ये सेंचुरी। देखिए इस तरह तो इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और बरसगीर में मेथड एक्टिंग के पहले आदमी थे। मेथड एक्टिंग से मुराद है कि किरदार के अंदर इस तरह चले जाना, खो जाना कि पता इस तरह खुद तारीख कर लेना कि मैं यही हूँ। तो ये मार्लन ब्रांडो के बारे में भी कहते थे। तो चुनांचे हमने एक उनको, क्योंकि बहरहाल एक उनका ओरिजिन तो पाकिस्तान की धरती से कह सकते हैं। इस एक क्रेडिट है अपना ये पीटीआई का, इन्होंने उनका जो घर है वो सरकारी तौर पे ले लिया और उसको एक किस्म की मेमोरी बना दी है। बड़ा अच्छा है, एक ऑनर दिया उन्होंने अपने बंदे को। हाँ, ये अहम बात है। मैं आपको बताऊं कि वो लगान भी सुना है, नहीं की नकल थी। और मजे की बात है, देखें कितनी अजीब बात है पेशावर के बारे में। ये जहाँ पे पैदा हुए ना दिलीप कुमार साहब, इस मोहल्ले की 3 गलियां मुझे ऑनर है वहाँ जाने की। एक गली में शाहरुख का फैमिली है, एक में राज कपूर की फैमिली है। इंडिया के 3 ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड्स जो है ना, तीनों एक मोहल्ले से निकले हैं, तीनों। लेकिन मेरा ये कितनी ऐसी गली है जहाँ आप गए हो? क्योंकि ट्रैवलिंग पेशावर के वाले से भट्टी साहब देखें, इतने बड़े लेजेंड राज कपूर खत्म नहीं होते, पूरी कपूर फैमिली, फिर शाहरुख खान और दिलीप कुमार, ये 3 महल्ले हैं पास पास। पेशावर का क्या टैलेंट है। प्राण लाहौर से गए, उसके अलावा जो देवानंद जी सियालकोट और शकरगढ़ के इलाके के थे। मद्दोवाला भी पास ही है, बुनेर का इलाका है पेशावर के पास। याद नहीं आ रहा और बहुत लोग, मनोज कुमार भी गालबन इधर के, एबटाबाद। और हाँ संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त का, ये आपका इलाका है, भोन से तलक, आपका इलाके मल्लेदार ने तलक रखते थे। बहरहाल एक जमाना था, एक था यार ऋतिक रोशन के दादा गुजराला। और गुजराला जिन्होंने देखा, गुजराला वो शहर है जहाँ हर घर में रुमाली होती थी उस वक्त पहलवानी के रूप में। जाते जाते वैसे हुन सी चीज पैदा कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले इस धरती ने क्या क्या किया। बड़ी साहब, मैं एक जगह मैं तकरीर करने गया, मैं नाम नहीं लेता उस शहर का, तो जितने लोग उस शहर के आ रहे थे वो मुझे पता चलता था सारे अजीम लोग यहीं पैदा हुए हैं। तो मोनू भाई मरूम मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनके कान में कहा कि ये सुनकर मेरा दिल करता है मैं अपने आबाई कस्बे को बुरा भला कहना चाहूँगा, तो वहाँ तो कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। बहरहाल ये था एक, आप पॉइंट करेंगे मजीद कुछ? नहीं, मैं वही कहूँगा कि मेरा ख्याल एक एक्टर भी गया और एक ईरा एक और फिर, लेकिन बहरहाल उनकी जो ये स्क्रीन पर और उनकी जो सेलुलाइड है, जो भी इसे कहते हैं, उस पर हमेशा रहती दुनिया तक वो भी रहेंगे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।